मैं आपको आतंकियों के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच में सबसे बड़े और हैरान करने वाले खुलासे के बारे में बताने जा रहा हूं। ये डॉक्टर्स का आतंकी गैंग ऐसी तबाही मचाने की फिराक में था जिसकी शायद कल्पना आपकी सोच से परे हो सकती है। खबर यह कि टेरर ग्रुप दिल्ली एनसीआर में 32 जगहों को चिन्हित कर चुका था जहां इनको धमाका करना था। अलग अलग गाड़ियों का इंतजाम किया गया। एक लाल किले के सामने धमाके में उड़ा दी गई, जबकि 2 गाड़ियां फरीदाबाद से बरामद हो चुकी। लेकिन सवाल है कि बाकी गाड़ियां कहां हैं और क्या उन गाड़ियों में विस्फोटक भी है? क्या दिल्ली में 32 जगह धमाके होने वाले थे? क्या आतंकी पूरी दिल्ली को दहलाने वाले थे? क्या देश पर सबसे बड़े हमले की साजिश रची गई? ये वो चौंकाने वाले और डराने वाले सवाल हैं जो आतंकियों से पूछताछ के बाद उठ रहे हैं, और इसके सबूत हैं एक एक कर जुड़ते साजिशों के तार, जिनमें सबसे अहम कड़ी है आतंकियों की कार। पहली तस्वीर में सफेद रंग की i20 कार है जिससे उमर ने दिल्ली में धमाके को अंजाम दिया। दूसरी तस्वीर में लाल रंग की इको स्पोर्ट जिसे फरीदाबाद से बरामद किया गया, और तीसरी तस्वीर है अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिली ब्रेजा कार जो लखनऊ की डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर टेरर गैंग की कमांडर की बताई जा रही है। अब तक भले ही 3 कारों का पता चला है, मगर खुफिया सूत्रों के मुताबिक ऐसी 32 कारें थी जिनसे आतंकियों ने दिल्ली के अलग अलग जगहों पर धमाके का प्लान बनाया था। यानी 32 कार, 32 ब्लास्ट, 32 लोकेशन। उमर तो कार ब्लास्ट में मारा गया, इस बात की पुष्टि उसके डीएनए सैंपल से हो गई है। उमर की डीएनए उसकी मां के डीएनए से मैच हो गया है। लेकिन असल सवाल आतंकियों के फाइनल प्लान की, यानी बाबरी मस्जिद के ढाने की तारीख 6 दिसंबर की। तो क्या आतंकी 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक और ब्लास्ट के लिए 4 गाड़ियां इसी तारीख के लिए तैयार कर रखे थे? ये आतंकी धमाके के लिए कई गाड़ियां तैयार कर रहे थे। i20 कार की तरह कई सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदने वाले थे। एक साथ कई जगहों पर धमाके की योजना बना रहे थे। कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग का भी शक है। गाड़ियों में विस्फोटक रखकर बड़े धमाकों का प्लान था। सोचिए, अगर आतंकियों का यह खौफनाक प्लान कामयाब हो जाता तो कितनी तबाही बच सकती, कितने लोगों की जान जाती। जिस तरह लाल किले के सामने i20 गाड़ी में धमाका हुआ, वैसे 30 से ज्यादा कारों में धमाके होते तो जान माल का कितना नुकसान होने वाला। सबसे हैरानी और परेशानी की बात यह है कि हर कार में करीब 100 किलो विस्फोटक रखे जाने थे। इसी प्लान के तहत करीब 3200 किलो विस्फोटक मंगाए गए थे। इनमें से करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद किए जा चुके हैं, जबकि करीब 300 किलो विस्फोटक की तलाश अभी भी जारी है। यानी अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। अभी भी करीब 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां दिल्ली एनसीआर की सड़कों या गलियों में मौजूद हैं, जिनमें से किसी कार में विस्फोटक भरा हो सकता है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इन गाड़ियों की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं, मगर आम लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है ताकि जो 10 नवंबर को लाल किले के पास हुआ वो कहीं और न हो। फरीदाबाद से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब ये 32 धमाकों का, ये 32 कारों वाली मिस्ट्री क्या है, पूरा प्लान क्या है? प्लान आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मामला सुरक्षा का है। आतंकवादियों ने 32 गाड़ियां तैयार की थी। 32 गाड़ियों से हमले का प्लान बनाया गया था। ये इंफॉर्मेशन लगातार मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। बहुत बड़े पैमाने पर तबाही की योजना थी। भारी मात्रा में विस्फोटक खरीदे गए थे। 8 आतंकियों को हमले के लिए तैयार किया गया था, 2 के ग्रुप में, यानी कि एक ग्रुप में 2 आतंकी, 8 आतंकी कुल मिलाकर के 4 टीमें बनाई गई। इनको 4 अलग अलग टीमों को रवाना करना था। हर एक टीम को अपने साथ इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी लेकर जाना था। यह हमला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। इस हमले के प्लान में 4 शहरों पर हमले का प्लान तैयार किया गया था अलग अलग तरीके से, और देश के जितने प्रमुख स्थल थे वहां पर हमले की प्लानिंग की गई थी। देखिए 24 घंटे तक पूरी जांच हुई और जांच में हर बारीकी से जो सीएफएसएल की टीम थे उसने ट्रेसेस लिए, सैंपल्स लिए गए, उनकी जांच कराई जाएगी। और सबसे बड़ी चुनौती यहां पर यही है कि ये पता करना कि उसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट जिसकी सप्लाई की गई थी, जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया गया था, यहां से मिला था कि नहीं। और उसी चीज को लेकर एनआईए से लेकर फॉरेंसिक की टीमें लगी हुई थी। 24 घंटे तक पूरा वक्त लिया गया। और अब यहाँ पे जो ये थाना है फरीदाबाद का,
सेक्टर 58 थाना, इस थाने के अंदर इको स्पोर्ट्स गाड़ी खड़ी है। इस थाने के अंदर गाड़ी खड़ी है और इस बीच अभी भी हालांकि मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही था कि उस चीज़ को फाइंड आउट किया जाए कि इको स्पोर्ट्स कार यहाँ पर कब आई, कैसे आई, और उसको लेकर पुलिस ने फहीम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है, जो इस गाड़ी को चलाकर उस जगह पर फरीदाबाद के उस गांव ले गया था। जिसके बाद जैसे ही सूचना मिली, जांच पूरी की गई और जांच पड़ताल पूरी करने के बाद मौके पर उसके बाद पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और थाने के अंदर उस गाड़ी को रखा गया है। जांच अभी आगे और चल रही है और सबसे अहम बात यह है कि जिन गाड़ियों की हम लगातार बात कर रहे हैं कि 32 गाड़ियों को चुना गया था। प्रदेश में लौट रहा हूं आपके पास, इसी बीच लगातार अपडेट्स सामने आती जा रही है। अगर दिल्ली एनसीआर में 32 जगहों पर धमाका होता तो ये दुनिया के सबसे बड़े टेरर ब्लास्ट में शामिल हो जाता। आपको दुनिया के कुछ बड़े टेरर ब्लास्ट के बारे में जानना भी जरूरी है कि कितने भयावह हालात थे जो हो सकते थे। साल, जगह और धमाके सब आपके सामने होगा। साल 2004 मैड्रिड से स्पेन में एक साथ 10 धमाके होते हैं, 193 लोगों की मौत होती है। ये इन धमाकों की इंटेंसिटी थी। उसके अलावा अगला देखिए, साल 2005 आता है। साल 2004 के बाद साल 2005 जहां लंदन में 4 धमाके होते हैं, 52 लोगों की मौत होती है। भारत की बात आती है, साल 2006 मुंबई धमाके याद कीजिए, 7 धमाके सिलसिलेवार तरीके से हुए थे, 189 लोगों की मौत हुई थी। उसके ठीक अगले साल देश की राजधानी दिल्ली में 3 धमाके होते हैं, 26 लोगों की मौत होती है। उसके 3 सालों के बाद भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में 3 सिलसिलेवार धमाके होते हैं, 27 लोगों की मौत होती है। और अब साल 2025 देश की राजधानी एक बार फिर धमाकों का शिकार होती है। एक धमाका लेकिन 13 लोगों की मौत हो जाती है। लेटेस्ट जो हुआ दिल्ली के अंदर, उस धमाके के तार अब फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से सीधे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहां जुड़ रहे हैं? वो जुड़ रहे हैं कमरा नंबर 13 में, बिल्डिंग नंबर 17 में। यानी यहीं से व्हाइट कोट टेरर का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था और एजेंसीज अब इसी यूनिवर्सिटी की तहकीकात में जुटी हैं। तो फिर सवाल उठ रहा है कि क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक की फैक्ट्री बन चुकी थी? जी मीडिया की स्पेशल रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी या आतंक की फैक्ट्री, फरीदाबाद के कॉलेज में जैश का टेरर सेंटर। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट के तार सीधे तौर पर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। इस धमाके में डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर मुज़्ज़मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर उमर और अब डॉक्टर निसार उल हसन एक एक कर आतंक की हर कड़ी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ती जा रही है। जिसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि क्या अल फलाह आतंक का अड्डा था? फरीदाबाद की अल फलाह टेरर मॉड्यूल में अब नया नाम जुड़ा है, डॉक्टर निसार उल हसन का, जो दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद से लापता हैं। डॉक्टर निसार पहले श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। 2023 में आतंकियों से लिंक के आरोप में उसे बर्खास्त किया गया था, लेकिन इसके बावजूद 2024 में अल फलाह यूनिवर्सिटी ने उसे प्रोफेसर बना दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ टेरर लिंक वाले डॉक्टरों को नौकरी क्यों मिली? सारे किरदार अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही क्यों जुड़े हैं? दरअसल फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी ही वो जगह है जहां इस आतंकी साजिश की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग नंबर 17 आतंकियों का मीटिंग पॉइंट था और कमरा नंबर 13 में बैठकर दिल्ली में धमाके का प्लान तैयार किया गया। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13 में आतंकवादी मिलते थे। तीसरी मंजिल में मुज़्ज़मिल का कमरा था और मुज़्ज़मिल के साथ वाला कमरा उमर का था। मुज़्ज़मिल और उमर अच्छे दोस्त थे। दोनों 3 महीने से आतंकी संगठन के संपर्क में थे। यहीं से अक्सर अपने हैंडलर से बात करते थे। लगभग 15 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। उससे ज़्यादा लोग जो है डिटेन किए गए हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। वो सभी इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी कश्मीर में भी हुई है। 1997 में बनी और 2015 में मान्यता प्राप्त हुई इस यूनिवर्सिटी में इस तरह के आतंकी पल रहे थे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुज़्ज़मिल की डायरी भी मिली है।
जिसमें दिल्ली धमाके और साजिश की कई जानकारियां हैं। अब एजेंसियां इस डायरी को डिकोड करने में जुटी हैं। ये डायरी डॉक्टर उमर के रूम नंबर 4 और मुज़्ज़मिल के रूम नंबर 13 से मिली है। इसके अलावा पुलिस को एक डायरी मुज़्ज़मिल के उस कमरे से भी मिली है जहां से पुलिस ने धौज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था और यह अल-फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर है। इस डायरी से व्हाइट कोट टेरर मॉड्यूल के नेटवर्क का खाका समझने में मदद मिली है। इस एक डायरी में कोडवर्ड्स का इस्तेमाल है जिनका रेफरेंस 8 से 12 नवंबर के तौर पर भी आ रहा है। सूत्रों की माने तो डायरी के अंदर ऑपरेशन शब्द का कई बार इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाला अहम किरदार उमर नबी और मुज़्ज़मिल इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के थे और दोनों अच्छे दोस्त भी थे। उमर नबी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल विभाग में असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर था और मुज़्ज़मिल शकील यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। हालांकि इतने सबूतों के बावजूद अल-फलाह यूनिवर्सिटी टेरर लिंक के सभी आरोपों से पल्ला झाड़ रही है, मगर जांच एजेंसियों के साथ साथ लोकल पुलिस भी आतंकियों के इस एपिसेंटर की जांच में जुट गई है ताकि यहां हुए तमाम गुनाह का पर्दाफाश किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और वाजिब वजहों से उठ रहे हैं। शक के दायरे में उत्तर प्रदेश के भी कई अस्पताल और कई यूनिवर्सिटीज आ चुकी हैं और इसमें पहला नाम है लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का, जिसमें डॉक्टर शाहीन शाहिद का भाई परवेज अंसारी पढ़ाता था। दिल्ली ब्लास्ट से 3 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। उसने अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा था। परवेज ने इस्तीफा देने से पहले किसी से बात नहीं की और ना ही रिलीविंग लेटर लिया। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े ये वो चेहरे हैं जिनका ताल्लुक यूपी से है। इनमें सबसे पहला नाम डॉक्टर आदिल अहमद का है, जिसे सहारनपुर से 6 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आतंकियों की इस डॉक्टर ब्रिगेड पर शिकंजा कसता गया। आदिल से पूछताछ के बाद ही लखनऊ की रहने वाली जैश महिला कमांडर शाहीन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। उसके भाई परवेज को भी दबोचा गया और अब शाहीन के गुर्गे आरिफ को कानपुर से एटीएस ने शिकंजे में ले लिया है। यूपी एटीएस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया तो सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। वो धमाके से 10 दिन पहले दिल्ली में था। आतंकी आदिल के घर के बाहर जब कचरे की जांच की गई तो वहां से फ्लाइट का टिकट मिला जो 31 अक्टूबर का है। ये टिकट श्रीनगर से दिल्ली का था। दिल्ली में रुकने के बाद वो सहारनपुर लौट गया, जहां किराए के मकान से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब एटीएस ये पता लगा रही है कि दिल्ली में रुकने के दौरान उसने क्या किया और किससे मिला था। आदिल ही वो कड़ी थी जिससे लखनऊ की रहने वाली जैश की महिला आतंकी शाहीन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। शाहीन को लेकर एटीएस की जांच में और भी कई राज सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक शाहीन ने कानपुर में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था। नई सड़क, यतीम खाना, तलाक महल, दादा मियां इलाके में उसका नेटवर्क था। इन इलाकों में शाहीन का लगभग रोज आना जाना था। योगी फोर्स अब शाहीन के इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की जांच कर रही है। यूपी एटीएस ने शाहीन के करीबी डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को भी कानपुर से गिरफ्तार किया। आरिफ यहां कार्डियोलॉजी विभाग में काम कर रहा था और लगातार शाहीन के संपर्क में था। दोनों के बीच हुई बातचीत से पता चला है कि वो यूपी में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। योगी फोर्स ने इस खुलासे के बाद आरिफ को गिरफ्तार किया है और उसके कमरे को सील कर दिया गया। कब से रहने आए थे? लगभग 1 महीने से कम दिन हुए। कोई उनसे मिलने आता ही नहीं था और वो ना उनकी कोई बाइक थी ना कार थी। बिल्कुल ड्राई नेचर, सूखा एकदम। किसी से हम यहाँ बैठे भी रहते थे तो कभी नमस्कार नहीं करता था। आप लोगों से कोई पूछताछ की? क्या कुछ नहीं, कमरा बंद करके चले गए ताला बंद। हैरानी की बात यह है कि हार्ट इंस्टीट्यूट में काम करने वाले आरिफ के रूम पार्टनर और दूसरे कर्मचारियों को भी उसकी आतंकी गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं थी। अपना ड्यूटी पे आते थे, डॉक्टर से काम करते जाके चले जाते। किस तरह से आप लोग रूम में भी नॉर्मल थे सर। खाना पीना तो साथ रहता होगा ना? हाँ, मेड खाना बनाते थे, वो खाते थे, सो जाते थे। रूम आपने दिलाया था? बातचीत कैसे? नहीं, रूम मैंने नहीं दिलाया था। किसी तरह की एक्टिविटी नॉर्मल जैसे बात करते हैं कॉलीग्स आपस में, वैसे ही सर। ऑल इंडिया नीट कंपटीशन होता है। उस नीट कंपटीशन में उनकी रैंक अच्छी थी। सबसे पहले उनको SGPGI मिला था फर्स्ट काउंसलिंग में। अपग्रेडेशन डाला तो सेकंड में LPS मिल गया था। LPS का स्टैंडर्ड हाई है तो यहाँ पर ज्वाइन किया। तरीके का व्यवहार था क्योंकि 4 महीने से वो यहाँ पर बात कर रहे थे। क्या नॉर्मल बिहेवियर था? कभी लगा? हम लोगों को कभी ऐसा कुछ नहीं लगा।
पहले आदिल फिर आरिफ का टेरर कनेक्शन सामने आने के बाद यूपी एटीएस के रडार पर शाहीन के 18 करीबी हैं। लखनऊ में शाहीन से संपर्क रखने वाले संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। पिछले 3 से 4 साल में यूपी की जेलों से छूटे आतंकियों का ब्यौरा निकाला जा रहा है। इनकी कॉल डिटेल्स, बैंक लेन देन और सोशल मीडिया पोस्ट को खंगाला जा रहा है। साथ ही यूपी एटीएस इन 18 संदिग्धों की ट्रैवल हिस्ट्री भी निकाल रही है। यूपी में फैला टेरर नेटवर्क तोड़ने के लिए योगी फोर्स को जिस पर भी शक है उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। जी मीडिया के लिए कानपुर से प्रीति श्रीवास्तव और प्रवीण पांडे की रिपोर्ट। दिल्ली धमाके में एक के बाद एक लगातार खुलासे होते जा रहे हैं। अब खुलासा यह कि जैश की डॉक्टर शाहिदा शाहिद ने जैश की महिला विंग में आतंकियों की भर्ती के लिए एक प्लान बनाया था। जैश में मैडम सर्जन का कोड नेम दिया गया। उसे करीबी साथियों जैश के दूसरे आतंकी मैडम सर्जन ही कहते थे शाहीन शाहिद को। और स्पेशलिटी थी शाहीन शाहिद की, जो तस्वीर आप मेरे साथ देख रहे हैं, लड़कियों का ब्रेन वॉश करने और संगठन में उनकी भर्ती करने को लेकर। मैडम सर्जन के नाम से जैश ए मोहम्मद में बोली जाती थी। नाम डॉक्टर शाहीन शाहिद, काम जैश की महिला विंग कमांडर, पहचान मैडम सर्जन। टॉप कमांडर से जैश ए मोहम्मद की महिला विंग कमांडर बनी फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का एक ऐसा चेहरा जिसका मकसद हिंदुस्तान में तबाही मचाना था। व्हाइट कॉलर गैंग का ऐसा मोहरा जो हिंदुस्तान में आतंकी संगठन जैश की जमीन तैयार करने में जुटी थी, जिसका काम था लॉजिस्टिक और फंडिंग। जैश ए मोहम्मद ने इस लेडी डॉक्टर आतंकी का खास कोड नेम भी रखा था, मैडम सर्जन। यानी भारत में जैश की महिला आतंकी कमांडर का नाम मैडम सर्जन, जिसे दिल्ली को दहलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। और इसी कोड नेम के तहत शुरू हुआ था ऑपरेशन हमदर्द। इस ऑपरेशन हमदर्द की कमान डॉक्टर शाहीन शाहिद के हाथों में थी। डॉक्टर शाहीन शाहिद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर काम कर रही थी, लेकिन असल में वो भारत में महिला आतंकियों की भर्ती करने में जुटी थी। और आतंकियों की ये मैडम सर्जन ऑपरेशन हमदर्द के जरिए कुछ बड़ा और खतरनाक प्लान कर रही थी। ऑपरेशन हमदर्द का मकसद था हमदर्दी दिखाकर मुस्लिम महिलाओं को आतंक के रास्ते पर लाना। दरअसल आतंकी लेडी डॉक्टर ने ऑपरेशन हमदर्द को 3 हिस्सों में बांटा। पहली कैटेगरी गरीब मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां जिन्हें पैसों का लालच देकर शामिल किया जाता। दूसरी कैटेगरी वो लड़कियां जो बुर्का नहीं पहनती थी लेकिन बड़ी ख्वाहिश रखती थी, उन्हें विदेश ले जाने और आलीशान जिंदगी दिखाने के सपने दिखाए जाते थे। तीसरी कैटेगरी कट्टरपंथ सोच वाली महिलाएं जो आसानी से जिहाद के रास्ते पर आ जाती थी। शाहीन ने ऑपरेशन हमदर्द के लिए 3 कैटेगरी में युवतियों और मुस्लिम महिलाओं को बांटा था। इसके जरिए वो उन तमाम महिलाओं और युवतियों का ब्रेन वॉश करने की तैयारी में थी और इसके जरिए अपनी मुस्लिम महिलाओं की आतंकी फौज तैयार करती। जैश की ये महिला ब्रिगेड धीरे धीरे भारत में पैर पसारने लगी और मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन शाहिद ने आतंकी डी गैंग भी तैयार कर ली थी, जिसका खुलासा शाहीन के चैट बॉक्स से हुआ है। बातचीत के लिए सभी आतंकियों के कोड वर्ड थे। आतंक के लिए स्पेशलिस्ट का प्रयोग होता था, हार्ट, आई, फिजिशियन स्पेशलिस्ट कोड वर्ड थी। पैसों का इंतजाम करने के लिए ऑपरेशन की तैयारी शब्द का प्रयोग होता था। छोटे हथियारों के लिए मेडिसिन स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता था। रेकी वाली जगह को लेकर ऑपरेशन थिएटर का शब्द प्रयोग किया गया था। यूपी की जांच एजेंसी ने शाहीन की टीम डी का कोड डिकोड कर लिया है। स्पेशलिस्ट फिजिशियन के नाम से तमाम आतंकी एक दूसरे से बात करते थे। इसके साथ साथ शाहीन के चैट बॉक्स में तमाम चीज़ों को लेकर जैश ए मोहम्मद के कोड्स को फिलहाल जांच एजेंसियां डिकोड करने में और भी तेजी से जुटी हुई हैं। मतलब आतंकियों की मैडम सर्जन हिंदुस्तान में जैश की जड़ें मजबूत करने में जुटी थी, लेकिन फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के खुलासे से इसके नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। आतंकी शाहीन शाहिद की एक नई फोटो भी सामने आई।
शाहीन शाहिद की नई फोटो सामने आई, क्योंकि अभी तक सिर्फ 1 या 2 फोटो ही आप देख रहे थे। एक नई फोटो सामने आई, शाहीन शाहिद जो कि जैश के महिला कमांडर है, डॉक्टर सर्जन के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये शाहीन शाहिद की एक नई तस्वीर जो सामने आई है। डॉक्टर शाहीन शाहिद जो कि मास्टरमाइंड है इस पूरे हमले की, जो कि मास्टरमाइंड है देश के अंदर एक नया जिहादी मानसिकता तैयार करने को लेकर के। मेरी तरह की प्रीति लगातार मेरे साथ बनी हुई है। प्रीति, शाहीन को लेकर अब तक क्या क्या अपडेट सामने हैं? रख रही थी और इसका जो भाई है परवेज वो इसके साथ शामिल था। कई सारी चीजें इनके पास से सामने आई हैं, नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। और हालांकि मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाने की जो साजिश थी वो ये लोग रच रहे थे। सहारनपुर से ये साजिश रची गई थी और एक गाड़ी का जिक्र जो किया जा रहा है बार बार, जिसमें AK-47 के साथ शाहीन चलती थी। ये जो गाड़ी है ये सहारनपुर से मिली थी और इसके डॉक्टर्स का पूरा एक गैंग था। इसको मैं कह सकती हूँ कि पूरा एक बड़ा गैंग था, एक्टिव गैंग था, जो कि कानपुर से जिसके तार जुड़े थे। और इसी मुहिम में आज जो है डॉक्टर जफर जो है, डॉक्टर उमर जो है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसकी जो है गिरफ्तारी की गई है और ATS ने उसको उठाया है। और उसके बाद उसके पास से कई अहम सारी जो जानकारियां हैं वो मिली हैं। उसने बताया है कि कैसे वो शाहीन के संपर्क में आया था और किस तरीके से डॉक्टर शाहीन जो है वो लोगों का ब्रेन वॉश करती थी और जो जिहादी मानसिकता है उसको किस तरीके से फैलाती थी, जिससे कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में का जो माहौल है उसको खराब किया जा सके। और शाहीन को लेकर जैसी कोई और अपडेट आती है मैं वापस आपके पास लौटूंगा। और जानकारी के प्रीति बड़ा शुक्रिया आपका। लेकिन मैडम सर्जन पर जीन इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या तथ्य सामने आ चुके हैं ये जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये कहानी शुरू होती है साल 2013 से। साल 2013 में शाहीन ने कानपुर में अपनी नौकरी छोड़ी। 2009 और 2013 यानी इन लगभग 4 सालों के बीच शाहीन कट्टरपंथियों के संपर्क में आ चुकी थी। डॉक्टर शाहीन शाहिद ने हिजाब पहनना भी शुरू कर दिया था। 2016 में शाहीन भारत से UAE पहुंची। 16 से 18 तक शाहीन ने UAE में नौकरी की। UAE से रूट बदलकर पाकिस्तान गई और UAE में ही जिस वक्त शाहीन थी उसी वक्त उसको जैश की महिला विंग का कमांडर बना दिया गया था। शाहीन ने जमात मोमिनात की कमान संभाल ली थी। फरीदाबाद आई। फरीदाबाद आने पर मुजम्मिल से मिली। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आतंक का बड़ा नेटवर्क बनाने की कोशिश थी और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 शहरों को, सहारनपुर को और हापुड़ को चिन्हित किया गया था टेरर कैंप खोलने के लिए। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलवामा में कई जगहों पर तलाशी की जा रही है। आतंक में शामिल लोगों के लिए तलाशी की गई और आतंक में शामिल लोगों के जो मददगार हैं उनको भी ट्रैक करके उनकी भी तलाशी की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। मैं इसलिए खालिद लगातार मेरे साथ बने हुए। खालिद जरा बताइए कि एक तरफ काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो है कश्मीर पुलिस की वो छापेमारी कर रही है, दूसरी तरफ इनपुट ये भी है कि पुलवामा में भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन इसी पैटर्न पर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर ये कहा जाए कि कुपवारा से लेकर लखनपुर जम्मू तक पूरा जम्मू कश्मीर छाना जा रहा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से एक छोटे से सुराग पर जम्मू कश्मीर पुलिस की श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने एक इतना बड़ा इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है, उससे ये साफ जाहिर है कि एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन आपको एक बड़े खुलासे तक पहुंचा सकती है। तो इसीलिए कश्मीर के चप्पे चप्पे में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, CID, साथ में SI, ये तीनों इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर छापामारी कर रही है। चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हो, चाहे फिर वो आतंकियों के समर्थक हो, चाहे वो फाइनेंशियल मदद देने वाले हों, जहां जिस किसी का भी लिंक कहीं पे दिख रहा है उस पे हाथ डाला जा रहा है। और वही जो टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ और उसके बाद जो दिल्ली का ब्लास्ट हुआ है उसमें जो डॉक्टर्स की वाइट गाउन गैंग सामने आई है, उनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद हुई है उनमें जिसका भी जिक्र हो रहा है, जिसका भी लिंक मिल रहा है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि सभी डॉक्टरों को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, क्वेश्चनिंग की जा रही है, लेकिन हर किसी एंगल को टटोला जा रहा है ताकि इस पूरे मॉड्यूल को जो है। बिल्कुल शुक्रिया खालिद आपका। लेकिन दिल्ली में लाल किले धमाके की जांच अब तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश के त्रिकोण में उलझ चुकी। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और पुलिस के साथ इस मिलकर के
इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में हैं, क्योंकि अब तक की जांच में दिल्ली धमाकों के तार इन तीनों मुल्कों में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर्स से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। इन तीनों मुल्कों में मौजूद आतंकवादी हैंडलर्स के बीच शोपियां का मौलवी, नाम है इरफान अहमद, वो एक मुख्य कड़ी के रूप में है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। देश के अंदर और बाहर इस ब्लास्ट के कनेक्शन वाले तार जोड़े जा रहे हैं। जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की जांच कर रही हैं। ऐसे में अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर आतंकियों तक 2900 किलोग्राम विस्फोटक कैसे पहुंचा। खबर यह भी है कि अब भी बचा हुआ अमोनियम नाइट्रेट कहां है। व्हाइट कॉलर आतंकियों के हैंडलर का तुर्की कनेक्शन क्या है और पाकिस्तान में किस तरह से महिला आतंकियों की नई जमात खड़ी कर दी गई है। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक आइफा बीबी जो है वो जो उमर फारूक की विधवा थी और उमर फारूक का नाम एनआईए ने तब 2019 में पुलवामा ब्लास्ट में यहाँ पर लिया था कि वो मास्टरमाइंड है। हालांकि फिर एक एनकाउंटर में नथुसा पुलवामा इलाके में ही उसको जो है मार गिराया गया था। लेकिन उसके बाद आफीफा बीबी के अब लेटेस्ट इसी महीने में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है कि वो रिलोकेट हुई है, भावलपुर में है और अब उसने जो वुमेन ब्रिगेड है जैश-ए-मोहम्मद का, जिसका खुलासा मसूद अजहर ने भी किया था, उसको ज्वाइन किया है और उसकी ज्वाइनिंग इसी महीने अक्टूबर में, जो पिछले महीने अक्टूबर में ही सामने आई है। जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक हालिया खुफिया रिपोर्टों ने दिल्ली विस्फोट का कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन से जोड़ा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। इस खुफिया रिपोर्ट में यह भी संदेह है कि अजहर मसूद की लेडी कमांडर नंबर 2 अफीरा बीवी, जो भारत में आतंकी डॉक्टर शाहिदा से संपर्क में थी। अफीरा जैश-ए-मोहम्मद के एक शीर्ष कमांडर उमर फारूक की विधवा है, जिसके बारे में एनआईए की पुलवामा विस्फोट की जांच से पता चलता है कि वो 2019 के पुलवामा आत्मघाती हमले के पीछे मुख्य दिमागों में से एक थी और अब जैश के कोर कमांडर में लेडी ब्रिगेड में शामिल थी। इनके ताल्लुकात, जो उमर शाहिद है उसका तुर्की के साथ कनेक्शन आना, तुर्की में वहां पर बैठे आकाओं से बातचीत करना, वहां के लोगों से संपर्क होना, इसलिए इस कनेक्शन को भी अब खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसियां हर बारीक चीज पर नजर रह रही है। वही ब्लास्ट मामले में तुर्की कनेक्शन भी हैरान करने वाला है। आशंका है कि तुर्की में ही इसका ब्रेन वॉश किया गया था। जांच एजेंसियों के सामने आया है कि गिरफ्तार आतंकी और उमर जिस हैंडलर से संपर्क में थे, उस हैंडलर का नाम उकासा था। एजेंसियों को शक है कि उकासा कोड नेम भी हो सकता है। गिरफ्तार आतंकी और डॉक्टर उमर मोहम्मद एक ऐप के जरिए हैंडलर से संपर्क में थे, लेकिन अब जांच एजेंसियों ने हैंडलर के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो हैंडलर की लोकेशन तुर्की की राजधानी अंकारा की बताई जा रही है। लगातार जिस तरह से जानकारी मिल रही थी कि तुर्की से भी उनका संपर्क था और यही कारण है कि शायद लगातार जिस तरह के अंदाज़ा लगाया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि जो इनके हुक्मरान बैठे हैं वो सरहद के उस पार बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ से दिशा निर्देश मिल रहे थे। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोजपुर नूह रोड पर, जहाँ से उमर ने ये अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था, जो विस्फोटक है वो खरीदा था, क्योंकि उमर जानता था कि यदि वो फिरोजपुर नूह इस रोड से आता है तो निश्चित तौर पर वो चेकिंग में पकड़ा जा सकता है। इसीलिए उसने मुंबई एक्सप्रेस वे को पकड़ा और जिसकी कनेक्टिविटी फरीदाबाद नोएडा एक्सप्रेस वे थी, तो सीधा बदरपुर वो उतरा। तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीज़ों को लेकर उसने पहले रैकी की गई थी, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग सबसे ज़्यादा फिरोजपुर जिरका, जो कि राजस्थान बॉर्डर पर पहाड़ में पत्थर तोड़ने के लिए किया जाता है, और यह कारण है कि लगातार उनको ये मालूमात था कि यहाँ से यदि इसको खरीदा